हेलो दोस्तों, एक बार आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल अकरम एग्री सॉल्यूशंस में। और दोस्तों, आज की इस एजुकेशनल वीडियो में हम फंगस से होने वाली एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और डेंजरस डिजीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। और इस बीमारी का नाम है दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू। दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू के साथ एक और बीमारी आती है जो काफ़ी रिलेट करती है और उसका नाम है पाउडरी मिल्ड्यू। हम एक एक करके इन दोनों बीमारियों को आगे की वीडियोस में डिस्कस करेंगे। और आज की वीडियो में हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो डाउनी मिल्ड्यू है। दोस्तों, डाउनी मिल्ड्यू जिस फंगस की वजह से होता है उस फंगस का नाम है प्लाज्मोपेरा विटिकोला। तो चलिए दोस्तों, इस फंगस को और इस बीमारी को थोड़ा सा डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। इस बीमारी यानी कि डाउनी मिल्ड्यू की बात करें तो ये फ्रूट क्रॉप में मेनली जो अंगूर की जो वाइन्स होती हैं, बेल होती है या पत्तों पर इसका असर हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। पर इसके अलावा भी ये खीरा, टमाटर और इस तरह की वेजिटेबल क्रॉप्स में भी काफ़ी हद तक देखने को मिलता है। कुछ खास तरह का फंगस है और कुछ खास तरह की ये बीमारी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम इसके सिम्टम्स की बात करते हैं। इसके सिम्टम्स किस तरह से दिखाई देते हैं। दोस्तों, इसमें इरेगुलर यानी कि जो स्पॉट बनेंगे वो इरेगुलर होंगे, गोल या फिर किसी फिक्स साइज के नहीं होंगे। कलर में ये येलोइश होंगे, येलोइश और वाइटिश कलर के ये स्पॉट्स बनते हैं पत्तियों के ऊपर। ट्रांसलूसेंट स्पॉट्स होते हैं, मतलब उसमें से हल्का हल्का अगर आप देखना चाहेंगे तो क्लियर दिखेगा नहीं, पर बिल्कुल ये डार्क भी या रुका हुआ नहीं होता, बाहर दूसरी तरफ थोड़ा बहुत इसमें से दिख सकता है। और ये पत्ती के ऊपर की तरफ बनेगा, यानी कि जो अपर सरफेस होती है उसके ऊपर ही बनता है। दोस्तों, स्पॉट हमें पत्ती के ऊपर की तरफ दिखते हैं, पर जो फंगस होता है ये एक्चुअली पत्ती के नीचे की तरफ होता है। करेस्पॉन्डिंगली लोअर सरफेस के ऊपर वाइट पाउडरी ग्रोथ हमें देखने को मिलती है, जो जनरली कॉटनी ग्रोथ होती है, यानी कि रुई की तरह होती है, जो पत्ती के नीचे की तरफ फंगस जाकर फीड करता है। और इसी वजह से इसे थोड़ा सा कंट्रोल करना मुश्किल होता है, क्योंकि जो कॉन्टैक्ट फंजीसाइड होते हैं वो सिर्फ पत्ती के ऊपर की तरफ ही अपना असर दिखाते हैं, पर चूंकि ये पत्ती के नीचे की तरफ होता है तो ये ज़्यादातर केसेस में बच ही जाता है। दोस्तों, ये कहाँ कहाँ पर अपना असर करता है। पत्तियों को इन्फेक्ट करता है। सबसे पहले पत्तियाँ येलो होती हैं, ब्राउन होती हैं, और उसके बाद सूखने के बाद ये पत्तियाँ पेड़ से झड़ जाती हैं। यहाँ पर दोस्तों आप इन पत्तियों को क्लियरली देख पा रहे हैं कि ये पत्तियाँ ये सूख चुकी हैं और सूखने के बाद ये प्लांट से नीचे झड़ जाती हैं। यहाँ पर भी कुछ सिम्टम्स दिखाई दे रहे हैं। दोस्तों, यहाँ इसका एक खास फीचर है कि इसमें जो पत्तियाँ हैं वो क्रिस्पी हो जाती हैं। क्रिस्पी, और क्रिस्पी का मतलब होता है दोस्तों हार्ड, यानी कि ये सख्त हो जाती हैं और हार्ड होने के बाद इजीली ये ब्रेक डाउन हो जाती हैं और प्लांट से टूटकर नीचे गिर जाती है। दोस्तों, प्री मैच्योर डिफोलिएशन यही इसका सबसे बड़ा फीचर है। प्री मैच्योर डिफोलिएशन यानी कि पत्तियां अधपकी, यानी कि पूरी तरह से मैच्योर नहीं होती और पहले ही प्लांट से नीचे गिर जाती हैं। इसका जो साइड इफेक्ट होता है, ड्वार्फिंग हो जाती है। हमारी जो टेंडर शूट होती है, जहाँ से हमारी बेल आगे चढ़नी होती है, वहाँ से जो हमारी टेंडर शूट होती है वो ड्वार्फ यानी कि छोटे साइज की रह जाती है। ब्राउन शंकन अंदर की ओर धसे हुए लेजेंस बनते हैं, यानी कि एक तरह से धब्बे या फिर गहरे धब्बे बनते हैं स्टेम के ऊपर, यानी कि पत्तियों के अलावा स्टेम पर भी फंगस फीड करता है। वाइट ग्रोथ ऑफ फंगस ऑन बेरीज, जो अंगूर की बेरीज होती हैं उसके ऊपर फंगस की वाइट ग्रोथ देखने को मिलती है, जिसकी वजह से लेदरी हो जाती हैं और यहाँ से टूटकर कई बार ड्रॉप डाउन भी हो जाती हैं। और कुछ केसेस में अगर इन्फेक्शन बढ़ता है तो जो बेरीज है यानी कि अंगूर के ऊपर सॉफ्ट रॉट सिम्टम्स भी दिखाई देते हैं, यानी कि जो हमारी अंगूर की बेरीज होती हैं, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि वो जो बेरीज होती हैं वहाँ से सड़नी शुरू हो जाती हैं, रोटन स्टेज में चली जाती हैं। यहाँ पर अंगूर के ऊपर फंगस आपको आसानी से देख सकते हैं, यहाँ पर भी फंगस आप इजीली देख सकते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर हम बात करें कि इसको हम किस तरह से ये फैलता है या फिर इसको फैलने से हम किस तरह से रोकते हैं, अगर हम इसके फैलने के मेथड को समझ लें तो हम इसको फिर फैलने से भी रोक सकते हैं। दोस्तों, इसमें एक और बात है कि जो बेरीज होती हैं उसमें कोई क्रैक डाउन नहीं होता, यानी उसकी स्किन फटती नहीं है। इसका स्प्रेड दोस्तों जनरली
स्पोंजिया से होता है, जो फंगस का स्पोंजिया होता है। ये विंड, रेन और भी हमारे जो टूल्स होते हैं, जब हम इरिगेशन करते हैं या फिर कोई कटिंग या फिर ट्रेनिंग प्रोनिंग करते हैं, तो हमारे इंस्ट्रूमेंट के साथ भी ये एक जगह से दूसरी जगह पर फैल सकता है। अगर सर्वाइवल की बात करें कि जो इसके ऊस पोर्स होते हैं, ये जनरली लीव्स के ऊपर फीड करते हैं, शूट के ऊपर फीड करते हैं, बेरीज के ऊपर फीड करते हैं। पर इसकी जो डोरमेंट स्टेज है माइसीलियम, ये कई बार ट्विक्स जो होती हैं, जो टहनियाँ होती हैं, उसके ऊपर भी फीड कर सकता है। और इसके अगर टेम्परेचर की बात करें तो बहुत ही ख़ास पॉइंट यहाँ पर निकल के आता है दोस्तों डाउनी मिल्ड्यू जनरली लो टेम्परेचर पे एक्टिव होता है और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी जो फंगस के लिए जनरली होती ही है। पर दोस्तों ये एक ऐसा फंगस है जो लो टेम्परेचर पर काफ़ी एक्टिव होता है, पर बाकी के फंगस हाई टेम्परेचर और हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी के ऊपर एक्टिव रहते हैं। पर ये हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और लो टेम्परेचर के ऊपर काफ़ी एक्टिव होता है। जैसे कि दोस्तों अगर टेम्परेचर रेंज की हम बात करें तो 20 से 22 डिग्री सेल्सियस अगर टेम्परेचर की रेंज है, तो यहाँ पर ये फंगस जो है डाउनी मिल्ड्यू के लिए जो रिस्पॉन्सिबल है, ये काफ़ी एक्टिव रहता है। रिलेटिव ह्यूमिडिटी दोस्तों जैसे ही 80 या 100 के ऊपर पहुँचती है, 80-100 के पास पहुँचती है, 80 से लेकर 100 के आसपास जाती है, ये फंगस एक्टिव हो जाता है। दोस्तों इस फंगस के फैलने में एक और कब कब ये फंगस फैलता है, जब ये कंडीशंस मीट होती हैं, या तो दोस्तों रेनी सीजन जब होता है, रेन्स के बाद, बारिश होने के बाद ये फंगस फैलने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और या फिर दोस्तों जब ड्यू यानी कि जो ओस होती है, या जो धुंध जब पड़ती है, टेम्परेचर काफ़ी लो होता है सर्दियों के दिनों में, जनवरी फरवरी के स्टार्टिंग में ऐसा देखने को मिलता है कि डाउनी मिल्ड्यू काफ़ी एक्टिव रहता है, क्योंकि उसी टाइम 22 से 20 डिग्री टेम्परेचर हमें मिलता है और रिलेटिव ह्यूमिडिटी 80 से 100% फैलती है। दोस्तों कई बार हम क्या सोचते हैं कि हमारी जो प्लांट पॉपुलेशन है, हम पौधों को काफ़ी नज़दीक प्लांट कर देते हैं और हमारे पौधे काफ़ी गहरे हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रॉपर एरेशन नहीं होता है, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं होता है। तो इस केस में भी डाउनी मिल्ड्यू काफ़ी तेज़ी से फैलता है, क्योंकि यहाँ पर रिलेटिव ह्यूमिडिटी काफ़ी बढ़ जाती है और जैसे ही टेम्परेचर लो आता है तो डाउनी मिल्ड्यू के लिए आइडियल कंडीशंस मिलती हैं और ये प्लांट्स में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसलिए दोस्तों इससे बचने के लिए हमें अपने प्लांट्स की पॉपुलेशन को प्रॉपर रखना चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट रखना चाहिए। और जब जो एक्सेस प्लांट लीव्स होती हैं, जो नीचे वाली जो मैच्योर लीव्स होती हैं, कोशिश करें दोस्तों उनको कि टाइमली उनको प्रून या कटिंग करते रहना चाहिए। दोस्तों ये थी डाउनी मिल्ड्यू की आइडेंटिफिकेशन, सिम्टम्स और किस तरह से फैलता है, स्प्रेड होता है। अब दोस्तों इसके मैनेजमेंट की हम बात कर लेते हैं। दोस्तों जनरली इसको मैनेज करने के लिए हम केमिकल्स की तरफ जाते हैं, पर कुछ हम कल्चरल प्रैक्टिसेस या जो मैकेनिकल मेथड्स हैं, उनके जरिए भी हम इसे काबू कर सकते हैं। जैसे दोस्तों मैंने अभी बताया कि आप प्रॉपर ट्रेनिंग और प्रूनिंग अगर आप अपने प्लांट्स की करते हैं तो आप इसे इजीली कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि इसको फैलने को कम कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों प्लांट पॉपुलेशन को अगर आप कंट्रोल में रखते हैं तो वहाँ पर भी हमें इसको रोकने में काफ़ी हेल्प होती है। दोस्तों जब आप अपने खेत में काम करें या फिर इन्फेक्टेड प्लांट्स को कटिंग या उसकी छटाई करें, तो जब आपके टूल्स जो होते हैं, आपके ब्लेड या फिर जो चाकू वगैरह होता है, इसको प्रॉपर डिसइंफेक्ट करें, नहीं तो एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये फैलता रहता है। अब केमिकल कंट्रोल की अगर हम बात करें दोस्तों, इरिगेशन का भी इसमें एक रोल है। सपोज करिए दोस्तों आपके इस प्लांट पे डाउनी मिल्ड्यू आया हुआ है और आपको ये नज़र आता है कि इस प्लांट पे डाउनी मिल्ड्यू है, पर बाकी प्लांट्स के ऊपर डाउनी मिल्ड्यू नहीं है, तो आप दोस्तों यहाँ पर अगर इसको स्प्रे करें तो उस दिन स्प्रे बाकी की क्रॉप्स पे ना करें, सिर्फ यहीं पर स्प्रे करें, क्योंकि ये जैसे ही प्लांट वाटर के पार्टिकल मूव करते हैं एयर के साथ, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर काफ़ी तेज़ी से मूव कर सकता है। दोस्तों अब करते हैं कुछ केमिकल प्रैक्टिसेस जो इनसे हमें इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो जनरली दोस्तों इसके लिए हम बोर्डेक्स मिक्सचर का यूज करते हैं 1% की फॉर्म में, और कॉपर कंटेनिंग जितने भी फंजीसाइड्स होते हैं वो इसके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव होते हैं। जैसे कि दोस्तों इसमें COC, कॉपर ऑक्सीक्लोराइड, जो मार्केट में दोस्तों जनरली हमें बिलीटॉक्स 50 के नाम से देखने को मिलता है। आप 2 ग्राम पर लीटर की डोज लेकर इसका स्प्रे कर सकते हैं और इसे कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों अगर इससे कंट्रोल नहीं होता तो हमें फिर सिस्टमिक प्लस कॉन्टैक्ट फंजीसाइड की तरफ जाना पड़ेगा, जिसमें मेटालैक्सिल प्लस मैनकोजेब होना चाहिए। इसमें दोस्तों 2 प्रोडक्ट काफ़ी, बल्कि मैं 3 आपको ऐसे प्रोडक्ट बताता हूँ जहाँ पर हमें ये कंसंट्रेशन टेक्निकल मिलता है। इसमें सबसे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट जो यूज होता है वो है दोस्तों रिडोमिल गोल्ड।
थोड़ी महंगी दवा है दोस्तों, पर काफ़ी इफ़ेक्टिव और असर करने वाली दवा है। इसमें अगर हम मेटालेक्सिल की बात करें तो ये होता है दोस्तों 8%, और अगर हम इसमें मैनकोजेब की बात करें तो ये होता है दोस्तों 64%। सैम टेक्निकल में हमें एक और प्रोडक्ट देखने को मिलता है बायोस्टेट कंपनी का इग्नाइट, और एक मोमेंट करके एक प्रोडक्ट होता है मोमेंटो, उसमें भी यही सैम टेक्निकल हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों इसमें से जो मेटालेक्सिल पार्ट है ये सिस्टमिक नेचर का है, यानी कि इस प्लांट के सिस्टम में जाकर काम करता है, और मैनकोजेब जो है ये कॉन्टैक्ट इन नेचर है, यानी कि पत्तों के ऊपर जहाँ स्प्रे करते हैं ऑन साइट पर भी ये अपना असर दिखाता है। तो दोस्तों ये थी कुछ बारीक पॉइंट्स डाउनी मिल्ड्यू के बारे में। उम्मीद है आपको इन पॉइंट्स से डाउनी मिल्ड्यू को कंट्रोल करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी भी हेल्प मिलती है तो हमारा हौसला अफजाई करने के लिए आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ज़रूरतमंद किसानों के साथ इसे शेयर करके हमारी मदद कर सकते हैं। और अगर चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। धन्यवाद।